स्टार्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने हमारी हॉकी के उस स्वर्णिम दौर की याद ताज़ा कर दी है जब समूची दुनिया की निगाह हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहती थी। यह भी कहना उचित ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय हॉकी के सुनहरे दिनों की वापसी का संदेश दिया है। खास तौर से भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया की धुरंधर टीम को जिस तरह के प्रदर्शन से मात दी, उसने बता दिया कि लक्ष्य पर नज़र हो तो सफलता का कदम चूमना तय है। सेमीफाइनल में पुरुष हॉकी टीम की बेल्जियम से हार के बाद भारत का 41 साल बाद ओलंपिक फाइनल खेलने का सपना भले ही टूट गया, लेकिन पदक की उम्मीद बरकरार है। पैरा भारत की ये दोनों हॉकी टीमें कोई सा भी पदक लेकर लौटें, देश के लिए निश्चित ही गौरव का क्षण होगा। लेकिन सबसे बड़ा संदेश भारतीय टीमों के प्रदर्शन का यह है कि हमें और हमारी सरकारों को खेलों को लेकर सोच में बदलाव करना ही चाहिए। समुचित प्रशिक्षण और मौका मिले तो पदकों को झोली में डालना मुश्किल काम नहीं है। खेल चाहे कोई सा भी हो, खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसर ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में निराशाजनक नतीजों के बीच हमारी बेटियां ही बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। असल बात यह है कि पिछले सालों में हमने हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा तो दे दिया, पर लंबे समय तक ओलंपिक में भारत का गौरव बढ़ाने वाला यह खेल बाजारवाद की भेंट चढ़ता रहा। हॉकी, कबड्डी व फुटबॉल जैसे खेल जिनमें आसानी से खेल प्रतिभाओं की तलाश हो सकती है, उन्हें निचले पायदान पर मान लिया गया। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि हॉकी को गुजरे जमाने का खेल मानना बड़ी भूल होगी। यह मानना होगा कि इन दोनों टीमों के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे खुद खिलाड़ियों की हाड़ तोड़ मेहनत है तो कोच का बेहतरीन प्रशिक्षण, भारतीय खेल प्राधिकरण साई की तैयारी व सरकारों के सहयोग ने भी संयुक्त रूप से काम किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को तो श्रेय मिलना ही है, क्योंकि वे अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार कोरोना संक्रमण के दौर में भी भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने का खर्च उठाती आ रही है। पैरा पदक हासिल करने के बाद तो खिलाड़ियों का मान सम्मान करने के लिए सरकारों में होड़ लग जाती है, लेकिन उन्हें इस सम्मान की मंजिल तक पहुंचाने के जतन करने में ये पीछे रह जाती हैं। हॉकी का सुनहरा अतीत ध्यान रखने के साथ इस तथ्य को भी याद रखा जाना चाहिए कि खेलों को समुचित प्रोत्साहन में ही पदकों की उम्मीद छिपी रहती है। पैरा किसने सोचा होगा कि उत्तरी पश्चिमी अमेरिका और पश्चिमी कनाडा भीषण गर्मी के चलते आपातकाल घोषित करेंगे। अमेरिका में पोर्टलैंड, ओरेगोन और कनाडा के वैंकूवर में तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पहुंच गया है। अचरज की बात है कि यूरोप और साइबेरिया तक में गर्म हवाएं चल रही हैं। एक अनुमान के अनुसार 2018 में भीषण गर्मी के कारण भारत और चीन में 65 वर्ष से अधिक उम्र के 3 लाख लोगों
की मौत हो गई थी। मेडिकल जर्नल लैंसेट ने प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यह वर्ष 2000 में गर्मी से हुई मौतों से 45% अधिक है। वर्ष 2003 में भीषण गर्मी के कारण यूरोप में 70,000 लोगों की मौत हो गई, परंतु इसका खुलासा 2008 में हुआ। इसके अलावा कई और मौतें हो सकती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कारण से हुई हैं, जैसे हृदय रोग, अंगों का निष्क्रिय हो जाना आदि, परंतु प्रत्यक्ष तौर पर इसे गर्मी का असर नहीं माना गया। यह एक प्रकार से साइलेंट किलर है जिसका पता केवल तभी लगता है जब आप अस्पताल में पुराने रिकॉर्ड खंगालते हो। जलवायु परिवर्तन के चलते लू का चलना आम बात हो गई है और यह बढ़ता ही जा रहा है। आज हम सब मिलकर सालाना 50 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह 1990 के उत्सर्जन से 40% ज़्यादा है। अगर हम सालाना उत्सर्जन में 10% की कटौती करते हैं और वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता का दर्जा पा जाते हैं, तब भी पिछले उत्सर्जनों के प्रभाव से तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। समुद्र के बढ़ते जल स्तर, पिघलते हिमखंड, मौसम की चरम स्थितियां, चक्रवाती तूफान, अतिवृष्टि, फसलों में बदलाव आदि ग्लोबल वार्मिंग के ही साक्ष्य हैं। पैरा, इस समस्या का समाधान इलाज संभवतः जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए तौर तरीकों वाले आवास निर्माण में छिपा है। वर्ष 2017 में फेसबुक ने तब संभवतः बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जब ढाका की करीब आधी आबादी को भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई। इस दिशा में शिक्षा और जानकारी संबंधी प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग शीघ्र चेतावनी और पूर्व तैयारी में सहायक होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए स्कूल बंद करने पड़े, सार्वजनिक स्थल जैसे छाया वाले क्षेत्र, वाटर पार्क या एयर कंडीशन हॉल वाले विश्राम स्थल इस विषम स्थिति के लिए तैयार रखने होंगे। इन सार्वजनिक स्थलों के लिए बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू रखनी होगी। पैरा, हमारे मौजूदा घरों और कार्यालय भवनों को अनुकूलित किया जाना चाहिए। दीवारों और छतों को सफ़ेद रंग में रंगने जैसे नवाचारों के जरिए उनको अधिक गर्मी प्रतिरोधी बनाया जाना चाहिए। इस तरह के कदमों को सभी निर्माण गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। शहरी नियोजन और नवीकरण न केवल छाया प्रदान करता है बल्कि हवा को ठंडा भी करता है। भारत सरकार और राज्य सरकारों को स्थायी शीतलन के लिए योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है भवनों, एयर कंडीशनरों और पंखों के लिए ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम। बड़े पैमाने पर कूल रूफ कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। एक सफ़ेद पॉलीथीन छत कोटिंग 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर कर सकती है। इसका इस्तेमाल गरीब भी आसानी से कर सकते हैं। पैरा, मोटापा, डिमेंशिया और एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता की तरह भीषण गर्मी भी आने वाले दशकों के लिए संभावित खतरा साबित होगी। कोरोना महामारी
की गंभीरता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन भीषण गर्मी से जुड़े संकट का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। कोई बहाना बनाए बिना समस्या की गंभीरता को समझना होगा।